जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के सेशन में। आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे आज भी। जो क्वेश्चंस हैं आपके एरर बेस्ड हैं। आप देख रहे हो सामने क्वेश्चन लिख रखा है, पार्टीशन कर रखी है सेंटेंस के, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले भी हमने एरर सेक्शन डिस्कस किया है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहते हैं, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में एरर ढूंढना है और आंसर मार्क करना है। अगर सेंटेंस में आपको नो एरर लग रहा है फिर आप नो एरर करके आएंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखेंगे दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। टास्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने सिंगुलर वर्ब भी लिख रखा है ना। बीइंग पैसिव में लिख रखा है तो आप पैसिव में ही लिखेंगे इसको, सेंटेंस को, क्योंकि टास्क आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। पैसिव वॉइस लिखा है। फॉर द बेनिफिट, फॉर है, बेनिफिट इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ द यंग पीपल, यंग पीपल के बेनिफिट के लिए। इन नीड, गलती यहाँ पे है आपके पास। इनके लिए जो नीड है वो क्या परफॉर्म करेगा? ऑब्जेक्ट। ईडी वाला वर्ड या तो मेन वर्ब हो जाता है सेंटेंस में, या फिर ईडी वाला वर्ब एडजेक्टिव परफॉर्म करता है। आपको इनके लिए अभी क्या चाहिए था? इन नीड मतलब ज़रूरत में, तो गलती आपके बी पार्ट में थी। नेक्स्ट, इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। ये कह रहा है कि अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं सारे एग्जामिनेशंस को एबॉलिश कर देता। जब भी आप इमेजिन करते हो चीज़ों को, कोई भी चीज़ को आप इमेजिन करते हो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो सकती है, पास्ट की हो सकती है, फ्यूचर की होती है। चैप्टर पढ़ते हैं हम इसके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में से था। जैसे रियलिटी वाला सेंटेंस कैसे बोलते हो आप? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, अब मैं टीचर नहीं हूँ और मैं इमेजिन करूँ कि काश मैं टीचर होती, तो आप इमेजिनेशंस में जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। फिर सेंटेंस कैसे लिखा जाता है? इफ़ आई वर अ टीचर। जनरली टेंसेस में आप वर कब लगाते हो? पास्ट का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस केस में वर, दे वर प्लेइंग, है ना, इस केस में। लेकिन जब भी आप इफ़ आपको क्या दिखा रहा है? इमेजिनेशन। यदि कंडीशन लगा रहा है कि यदि ऐसा होता, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, यदि ऐसा होता, तो उस केस में ये आपका कौन सा कंडीशनल है? सेकंड कंडीशनल। इसी चैनल पे मैंने कंडीशनल का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लेना। सेकंड कंडीशनल में आप क्या करते हैं? इफ़ सब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो वहाँ पे वर या फिर एक्शन वर्ब है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस है, इधर हो जाना है इफ़ आई वर द। इमेजिनेशन है, जब आप इमेजिन करते हैं तो जो वर्ब है वो आ जाता है वर। थर्ड क्वेश्चन, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी मदर सोच रही हैं कि आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। अब ये वाले क्वेश्चन में देखने में, जब आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस को, आपके दिमाग के अकॉर्डिंग ये करेक्ट लग रहा है कि माई मदर इज थिंकिंग। थिंक एक स्टेट वर्ब है, थिंक हो गया, अंडरस्टैंड, बिलीव, लव, हैव, कुछ इस तरह के वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में जिनको आप स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और इन स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स को आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म की तरह यूज़ नहीं कर सकते जब ये सेंटेंस में क्या एक्ट करती हैं? मेन वर्ब। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है ना। इज एम आर वॉज वर के साथ V4 लिखी जाती है, इज एम आर वॉज वर। या फिर आप देखेंगे तो हैज़, हैव या हैड, बीन के साथ भी V4 लिखी जाती है। तो जब भी आप इस तरह से मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो आप स्टेट वर्ब को फोर्थ फॉर्मेट में, फोर्थ फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप स्टेट वर्ब को V1 में लिख सकते हैं, V2 में लिख सकते हैं, V3 में लिख सकते हैं। आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, V5 में लिखोगे चलेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई एम नोइंग हिम, तो आई एम नोइंग हिम आप नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट आई नो हिम, है ना। फोर्थ फॉर्म ING वाली फॉर्म हो जाती है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इज थिंकिंग, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और थिंकिंग क्या है? मेन वर्ब। मतलब यहाँ पे ING वाला जो स्टेट वर्ब है वो ING वाली फॉर्मेट में मेन वर्ब फंक्शन कर रहा है। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसको करेक्ट कैसे करना है? माई मदर थिंक्स दैट। ए पार्ट में एरर है।
ठीक है। स्टेट वर्ब्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, टेंसेस के मिडिल में पढ़ने को आता है, तो इनको आप स्टेट वर्ब जेरेंड की तरह यूज़ हो सकता है सेंटेंस में, स्टेट वर्ब एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है ना। जैसे अंडरस्टैंड क्या है, स्टेट वर्ब। मैं बोल दूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग हिम, है ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग माई स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड वहाँ पे भी रॉन्ग चला जाएगा। इज एम आर वॉज वर, आप इन सारे हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टेट वर्ब को वी फोर की तरह यूज़ कर रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। आई, या तो बोल दो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम, या फिर आई अंडरस्टैंड हिम, इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग वर्ड तो फिर भी होता है, तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड सेंटेंस में करेक्ट तब जाता है जब वो एडजेक्टिव फंक्शन करे या वो जेरेंड की तरह फंक्शन करे। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म, सेंटेंस में मेन वर्ब भी एक्ट करती है, सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करती है, और सेंटेंस में जेरेंड की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ आई नो अ पर्सन with a little understanding, a little understanding of उर्दू, है ना, कि मैं एक पर्सन को जानती हूँ जिसको थोड़ा बहुत उर्दू का नॉलेज है, कुछ नॉलेज है उर्दू का। तो आप यहाँ पे आप देखो अंडरस्टैंडिंग वर्ड आप यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये ए आर्टिकल के लिए क्या फंक्शन कर रहा है, नाउन, मीन्स अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, जेरेंड। तो जेरेंड की तरह जब आईएनजी वाला फॉर्मेट है, जैसे अंडरस्टैंड स्टेट वर्ब है, आप सिर्फ मेन वर्ब की जगह पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्जाम में जब स्टेट वर्ब्स आईएनजी वाले फॉर्मेट में आपको दिखेंगे, आपको एक बार चेक करना है कि सेंटेंस में मेन वर्ब तो नहीं एक्ट कर रही। अगर मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है, फिर उस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है, आपको उसको इंप्रूव करना है सेंटेंस को, ठीक है। अदरवाइज अगर मेन वर्ब की जगह नहीं है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, मेन जेरेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो करेक्ट होता है सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, on hearing the noise we ran out, है ना। तो ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हियर फिर से स्टेट वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, इट मीन्स ये जेरेंड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। आज क्लास में क्या स्टूडेंट्स ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या है, हाँ, यहाँ पे होना चाहिए था द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। जनरल सेंस से भी समझ में ही आ रहा है हमें ये सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, मोर देन 30 लाख पीपल वर इंक्लूडेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। मोर देन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, है ना। क्या पढ़ा जाता है, मोर देन के साथ अगर वन लिखा हो तो आगे जो वर्ब होती है वो क्या आती है, सिंगुलर। अगर सेकंड है मोर देन के साथ 2, 3 या कोई भी इससे ज़्यादा वाला काउंटिंग नंबर लिखा हो, जैसे मोर देन 30 लाख पीपल लिखा है ना, तो आगे जो वर्ब होती है वो वर्ब होती है प्लूरल। और थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मोर और दैन को कभी कभी नाउन स्प्लिट कर देते हैं, मोर उसके बाद यहाँ पे आता है प्लूरल नाउन, ये आपको याद रखना है, मोर प्लूरल नाउन दैन वन। तो इस केस में जो आपकी वर्ब आती है वो होती है प्लूरल, है ना। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। मोर देन के बाद 30 लाख मीन्स सेकेंड वाला रूल अप्लाई हो रहा है, वर्ब शुड बी प्लूरल, वर प्लूरल लिखा है, वर इनोकुलेटेड मतलब इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड होना, उनको किया गया, पैसे वॉइस लिखी है अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। इस तरह से प्रेपोजिशन भी करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है, नो एरर, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ मोर देन 20, मोर देन वन लिख देती हूँ, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट,
इन द टूर्नामेंट, जो भी है। तो मोर देन के साथ जब आप वन लिखते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। लेकिन अगर इस मोर और देन को मैं स्प्लिट कर दूं, मोर स्टूडेंट देन वन, इट मीन मोर और देन को स्प्लिट किया तो मोर और देन को जो नाउन स्प्लिट करेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। मोर स्टूडेंट देन वन, फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, वर्ब प्रेजेंट। ठीक है, आप देख रहे हो वन के साथ यहाँ वर लिख रहे हैं और वन स्टूडेंट के साथ वॉज लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब शुड बी प्लूरल। यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप वॉज लिख रहे हैं। तो ये जो थर्ड वाला मोर देन का रूल था, ये आपको ध्यान रखना है कि मोर और देन को जब भी कोई नाउन स्प्लिट करेगा इट शुड बी प्लूरल नाउन, और जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, प्लूरल। LIC was found on September 1, 1956 by Life Insurance Corporation Act। पास्ट का टाइम लिखा है। जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम लिखा जाता है, लास्ट, येस्टरडे, 1956, इस तरह का कोई भी पास्ट का टाइम है, तो जो टेंस फॉलो करते हो आप, कौन सा टेंस फॉलो करते हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना, एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव है तो आप इसको पैसिव में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ V3। यही वाला पैटर्न यहाँ लिखा है, LIC वॉज, गलती यहाँ है ना। कंफ्यूजिंग पेयर में हमने पढ़ा था क्लास में फाइंड, फाउंड और फाउंड। अभी ये वाला फाउंड यहाँ लिख रखा है, और एक फॉर्म पढ़ी थी फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है, ये वाला जो फाइंड था इसका मीनिंग क्या था, ढूंढना, खोजना, मिलना, पाना, इस तरह से, है ना, जैसे आई फाउंड अ गोल्ड चेन, इस तरह से। और ये वाला जो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड है, इसका मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश, स्थापना करना कोई चीज़ की, इनोग्रेशन करना। तो LIC को ये वाली सेंस में तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे कि LIC को ढूंढा गया, कहीं खोया तो नहीं था। LIC को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, फाउंडेशन रखी गई LIC की। इट मीन्स कि क्या होना चाहिए था यहाँ पे, फाउंडेड, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फाउंडेड, है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे देगा आपको एग्जामिनर, सीधा लिख दिया होगा LIC फाउंडेड ऑन सितंबर 1956, है ना। LIC फाउंडेड ऑन, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखना कंपल्सरी है, पैसिव वॉइस। क्यों, क्योंकि LIC एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। ऐसे सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो जो एक्शन को रिसीव करते हैं, तो फिर अगर उन सब्जेक्ट से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपको वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है ना। देखो फॉर्म्स क्या थी, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अब पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होती है। अब ये वाला फाउंडेड लिखा है, ये वाला फाउंडेड लिखा है, कौन सा लिखा है, सेकंड फॉर्म। कैसे समझ में आया, जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद ईडी वाली फॉर्म लिखी हो डायरेक्ट बात, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बीच ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट के फॉर्मेट में ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ नहीं करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फाउंडेड लिखा था क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद लिखा है, जबकि आपको सेंटेंस को लिखना था पैसिव में। तो पैसिव में जब आप V3 लिखते हैं, ये वाला फाउंडेड अगर आप लिख रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती नहीं है सेंटेंस में। अब पास्ट का टाइम था तो इसलिए आपने पास्ट की ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर दी, LIC was founded, ये भी आपको ध्यान रखना है। फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। अब ये जो क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो हो जाना था, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ठीक, बच्चे ए पार्ट में एरर मार्क करके आए। जब क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, जिनको कॉन्सेप्ट पता था उन्होंने तो कर लिया अच्छे से, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था बच्चे कहाँ पे एरर मार्क करके आ गए, ए पार्ट में। क्या एरर मार्क करके आगे कि मैनी के साथ क्या होना चाहिए, फ्लावर्स, जबकि मैनी के साथ फ्लावर्स नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैनी एडजेक्टिव है आपके पास, मैनी को मैनी भी लिखा जा सकता है, मैनी को मैनी भी लिखा जा सकता है, मैनी को अ नंबर ऑफ भी लिखा जा सकता है ना, इस तरह से। तो
तो जब मैनी ए, अ नंबर ऑफ, ये सारे इक्वल हैं, बस चेंजेस क्या है कि मैनी के साथ जब आप सेंटेंस लिखते हो तो आगे आपके पास प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही क्या आता है, वर्ब। लेकिन जब आप मैनी नहीं मैनी अ लिखते हो तो मैनी अ के साथ पूरा सेंटेंस आगे क्या जाता है, सिंगुलर। सिंगुलर ही नाउन आता है और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट था, है ना। अ नंबर ऑफ भी जब आप लिखते हो तो अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। बहुत अच्छे से नोट्स में करवा रखा है मैंने। तो यहाँ गलती इस पार्ट में थी। सेंटेंस आपका मैनी नहीं मैनी अ से स्टार्ट हो रहा था, फुल मैनी अधिकतर फ्लावर्स, तो यहाँ पे आ जाता इज। जब सेंटेंस मैनी नहीं मैनी अ से स्टार्ट होता है तो चेंजेस कहाँ पे करते हैं, वर्ब को हम क्या कर देंगे, सिंगुलर, है ना। अब बच्चा पूछता है कि सेंटेंस तो ऐसे भी करेक्ट हो सकता था, मैनी फ्लावर्स लिख के भी तो सेंटेंस लिखा जा सकता था। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनी स्टूडेंट्स वर देयर, है ना। एक मैं सेंटेंस लिख रही हूँ मैनी अ स्टूडेंट वर देयर, मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। एक सेंटेंस मैनी से स्टार्ट कर रहे हो, एक मैनी अ से स्टार्ट कर रहे हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो सिंटेक्स है आपके, जो रूल है ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। अब मैनी मान लो यहाँ पे आपका पार्टीशन है सेंटेंस का, ठीक है, या फिर मैं पार्टीशन यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। आपका सेंटेंस का जो पार्टीशन है वो यहाँ पे है। सेंटेंस पार्टीशन यहाँ पे किया तो इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता था। या तो मैं इस अ स्टूडेंट को क्या लिख देती, स्टूडेंट्स, मतलब इस तरह सेंटेंस को बना देती, या तो फिर इस वर्ब को किस में चेंज कर देती, वॉज में चेंज कर देती। करेक्ट तो इधर करेक्शन करके भी किया जा सकता है सेंटेंस, और करेक्ट यहाँ पे करेक्शन करके भी किया जा सकता है। बट अगर मैनी को मैनी अ लिखा जा सकता है तो फिर यहाँ क्यों एरर मार्क करना है। जब ये पोर्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट में चेंजेस करने होते हैं। दैट्स वाई यहाँ आप चेंज करेंगे क्या, मैनी अ स्टूडेंट वॉज देयर। यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है कि मैनी फ्लावर्स लिखा जा सकता था, लेकिन जब मैनी को मैनी अ लिखा जा सकता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपको इधर चेंज करना था, ऑप्शन बी। Next question is I shall be glad to help every one of my boys in their studies. लास्ट जब हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे, लास्ट पेपर सॉल्व किया था, वहाँ पे एवरी से 2-3 क्वेश्चंस थे मे बी, है ना। देखो आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प, यहाँ तक तो ठीक है। आई शैल बी ग्लैड, शैल के साथ V1 है, पूरा करेक्ट है। टू के साथ V1 यूज होती है, ये भी करेक्ट है। एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ये फिर से हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन शुड बी प्लूरल ऑलवेज, जो लिखा हुआ है यहाँ तक कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। अब ये जो एवरी वन है, ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज, जब भी आपका सेंटेंस एवरी, एवरी वन, ईच, नोबडी, समबडी, इन सब से स्टार्ट होता है तो ये सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और पूरा सेंटेंस फिर आगे तक सिंगुलर जाता है, वर्ब सिंगुलर आता है। उनके साथ अगर आप कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हो अकॉर्डिंगली आता है, सिंगुलर आता है ना। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एवरीवन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, ये किसके केसेस लेते हैं, ही के केसेस। मतलब जो ही का पोजीशन होता है हिज, वही क्या करता है, एवरीवन पोजीशन लेता है। क्यों, क्योंकि एवरीवन क्या है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। दे प्लूरल होता है, वो आप लिख नहीं सकते। एवरीवन आप पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, तो इट आपका नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ही और शी बच गया, तो मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो एवरीवन के साथ जो केस आते हैं वो ही के केसेस आते हैं, और गलती यहाँ थी, ठीक है। एवरीवन आपको पता है सिंगुलर है, तो आगे जो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होना था वो भी सिंगुलर होना था। किसका केस उठाना था इसने यहाँ से, ही का। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखती हूँ, एवरी पर्सन शुड डू हिज ड्यूटीज, है ना। तो एवरी पर्सन, या एवरी पर्सन की जगह चलो मैंने एवरी वन लिख दिया,
everyone should do his duties। तो everyone सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ तो पर्सन से समझ में आ रहा है कि सिंगुलर ही लिखना था। everyone सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन ही के केसेस उठाता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ his। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखा होगा, everyone should do their duty, है ना, ठीक है। तो देयर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देयर आप तब लिखोगे ना जब प्लूरल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, दे शुड डू, इस तरह से दे शुड डू देयर ड्यूटीज, यहाँ पे ये करेक्ट है ना। क्यों आपने देयर लिखा है, क्योंकि सेंटेंस आपका प्लूरल से स्टार्ट हो रहा है, प्लूरल ही आपने पोजीशन में लिखा हुआ है। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रीपोजिशन चैप्टर में। पोजीशन, जब भी एक पोजीशन होती है, पोजीशन के लिए आप इन भी यूज़ करते हैं, पोजीशन के लिए एट भी यूज़ करते हैं। जैसे इन तो हो गया अंदर के लिए, इन द क्लास, है ना, मेरी जो घड़ी है वो अलमारी के अंदर है, इन द अलमीरा। लेकिन जब आपको एक स्पेसिफिक प्लेस बताना है कि टेबल के ऊपर रखी हो, टेबल के ऊपर ऑन द टेबल, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक प्लेस की तरह बताना है कि यार अलमारी में नहीं है, टेबल पे है ना, तो स्पेसिफिक करने के लिए पोजीशन को एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब देखो, मोस्ट हार्ट अटैक्स, यहाँ तक करेक्ट है। हार्ट अटैक्स प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही आपकी वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जो चेस्ट है, चेस्ट के या तो सेंटर या तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई पोजीशन बताने की कोशिश हो रही है, एक स्पेसिफिक प्लेस बताने की कोशिश हो रही है, तो उस केस में इनका यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एट द राइट साइड ऑफ द हार्ट, इस तरह से, एट द टॉप, एट द बॉटम, है ना, इन द टॉप या इन द बॉटम नहीं बोलते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपको इनको चेंज करना था एट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for most food park marketing initiatives are restricted to a few hundred kilometers। for preposition, preposition के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। most मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जैसे मैं बोल दूँ most people, है ना, most persons, तो most के बाद जो नाउन आना चाहिए था वो होना चाहिए था प्लूरल। यहाँ इसी पार्ट में गलती है, क्या होना चाहिए था, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के साथ आर प्लूरल ही लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। अ फ्यू के साथ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ प्लूरल आती है नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो लिख रखी है ये भी करेक्ट है ना। तो आपका जो आंसर है, अभी जो एरर था वो था आपके ए पार्ट में, फॉर मोस्ट फूड पार्क को आपने चेंज करना था किसमें, पार्क्स में। ये थे आपके क्वेश्चंस। इसी तरह से हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर हो ही रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो।